सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज फ्राइडे है और होप है कि आपका दिन अच्छा जाए और आगे भी जाता रहे। तो फ्राइडे को आज हम करेंगे क्लास 8 के एसएसटी। ठीक है, तो आज हमने लिया है ज्योग्राफी का चैप्टर 5 क्लास 8 जो कि है इंडस्ट्रीज़। और मैंने आपको बताया था कि मैं वेनसडे थर्सडे फ्राइडे और संडे को 6th के लिए 6, 7th और 8th के लिए वीडियोस डालूंगी जो कि एसएसटी और संस्कृत की होगी। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़ करेंगे क्लास 8 का। और अगर आप लोगों को पूरा चैप्टर समझना है, अगर आपके मन में पक्का है कि आपको करना है तो ही आप वीडियो स्टार्ट करना, वरना मत करना, क्योंकि आधी नॉलेज जो होती है वो हार्मफुल होती है। या तो बिल्कुल भी मत लो और आधी तो लो ही मत। लेनी है तो पूरी नॉलेज लो, कभी भी आधी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप सीरियस हैं पढ़ने के लिए अभी भी, तो साथ में आप अपने बुक्स वगैरह लेके बैठना, क्योंकि बार बार वीडियो से पढ़ना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो साथ में मार्क करते जाइए। अगर कोई लाइन का मीनिंग लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस चैप्टर के वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। और आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप मार्क कर सकते हैं। और फिर जब आप अपनी रिवीजन करेंगे तो वीडियो से पॉसिबल नहीं होगा आपकी रिवीजन। आपकी रिवीजन पॉसिबल होगी जब आप बुक उठाएंगे और वो पॉइंट्स आपको दिखेंगे तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो हाईलाइटर पेन वगैरह सब लेके बैठिए। और दिल्ली की सिचुएशन या फिर मतलब पूरे इंडिया की ही अभी ठीक नहीं है, तो बेटर है कि आप लोग सेफ रहें अपने अपने घर पे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज से। तो देखिए, इंडस्ट्रीज़ का क्या मतलब होता है। इंडस्ट्री आप लोग खुद भी माइंड लगाइए। इंडस्ट्रीज़ का मीनिंग सोचिए कि इंडस्ट्रीज़ ऐसी जगह होती हैं या फिर जहाँ पे हमारे पास कोई कच्चा सामान होता है उससे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि हमारे पास पेड़ है, पेड़ की लकड़ी से हमें क्या क्या मिलता है, उससे हमें पेपर मिल सकता है या फिर हम उससे कोई टेबल बना सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ का क्या काम होता है कि कोई भी रॉ मटेरियल लेके उसे उसमें मिक्स मतलब उसे चेंज करके मशीन्स वगैरह के थ्रू या किसी भी थ्रू चेंज करके और हम तक वो पहुंचाना, वो इंडस्ट्रीज़ का काम होता है। ठीक है, और अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, और मैं आपको हर वीडियो में बात रिपीट कर रही हूँ कि हिंदी इंग्लिश मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मीनिंग जानना है जो कि मैं आपको बता दूंगी। और एनसीईआरटी के बुक्स में ऐसी बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश और हिंदी सिर्फ ट्रांसलेटेड है और ये हमारी कन्वीनियंस के लिए है। और बाकी चैप्टर वगैरह बिल्कुल सेम है, टॉपिक सेम है, एक एक लाइन सेम है, मीनिंग सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ देखो, दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं और एक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब देखिए, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जो कच्चा माल जो होता है ना, रॉ मटेरियल, उसको हमें और अच्छे से बनाना होता है। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी को हम किस में चेंज करेंगे, पेपर में, या पेपर को हम नोटबुक में चेंज करेंगे। तो ये प्रोसेस हो गया कि हमने क्या करा, कॉपी नोटबुक बनाने का एक प्रोसेस हो गया। तो ये आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर। और प्राइमरी एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इसको इसके बारे में मैं आपको भी पहले भी बता चुकी हूँ और पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि जो फार्मिंग वगैरह होती हैं जिसमें हम कोई उगाते हैं कुछ चीज़, या उसमें हम उस चीज़ का फॉर्म नहीं बदलते, जैसे फिशिंग करना, मछली पकड़ना वगैरह, इसमें हम उसका फॉर्म नहीं बदलेंगे, मछली मछली ही रहेगी, फसल उग के बीज से फसल हो जाएगी। ठीक है, बस इतना होता है। और सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, वो चीज़ का हम बिल्कुल उस चीज़ को बदल देते हैं। जैसे कि हमने वुड से फर्नीचर बना लिया, पेपर बना लिया। ठीक है, तो इंडस्ट्री की अब देखो यहाँ पे ये जो पेपर था, सॉरी पेपर नहीं, ये जो पॉइंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती हैं, ये वो एक्टिविटीज़ होती है जो रॉ मटेरियल को यूसेबल गुड में कन्वर्ट करती हैं, ये होती हैं हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी। और नीचे भी एक है कि इंडस्ट्री क्या होते हैं, ये पूरा पैरा उसको हाईलाइट कर लो हम, क्योंकि इसमें मीनिंग देखेंगे इंडस्ट्री का। देखिए, इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिससे हमें पैसा मिल सके, जिस चीज़ से पैसा जुड़ा होता है वो इकोनॉमिक्स होती है। तो इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि सामान को यूज़ करके, कोई भी गुड्स को यूज़ करके, या फिर मिनरल्स को निकालना, ऐसे ज़मीन में से होता है ना कुछ तत्व निकाल रहे हैं, या फिर उसमें हम सर्विस दे। जैसे कि हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, इससे क्या होता है, आयरन की चीज़ें बनती है। कोल इंडस्ट्री में क्या होता है, कोल माइनिंग में क्या होता है, कोयले को निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। और टूरिज़्म इंडस्ट्री में क्या होता है, टूरिस्ट वगैरह के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो सारी हैं ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब देखिए, इंडस्ट्रीज़ तीन बेस इंडस्ट्रीज डिवाइडेड हैं कई सारे पार्ट्स में, तीन वजह से। एक होता है रॉ मटेरियल के बेसिस पे डिवाइडेड है, एक साइज़ के बेसिस पे, एक ओनरशिप के बेसिस पे। देखिए, रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल। ठीक है, उसके
बेसिस पे डिवाइडेड है। साइज़ मतलब छोटी है या बड़ी है, साइज़ के ऊपर डिवाइडेड है। और ओनरशिप यानी कि किसकी है वो इंडस्ट्री। अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल पे डिवाइडेड है। तो रॉ मटेरियल में कैसे है, रॉ मटेरियल में हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल के अंदर भी 4 पार्ट्स हैं। देखो, सबसे पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को यूज़ करके सामान बनाती है। जैसे प्लांट्स को यूज़ करके उन्होंने क्या करा, कॉटन का प्लांट लिया था, उससे कॉटन इंडस्ट्री हो गई, कॉटन निकाला, कॉटन से चीज़ें बनाई। या फिर एनिमल को यूज़ करा, एनिमल जैसे गाय भैंसों को यूज़ करा, उनसे दूध निकाला, उस दूध को हमने मिल्क बनाया, फिर और भी चीज़ बनाई। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब सेकंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये सारी रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाइड है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे कि आयरन है, वो हमें ज़मीन के नीचे से निकालना है, या फिर उससे हम क्या बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, मशीन्स बना सकते हैं। थर्ड नंबर पे है मशीनरी बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि इसमें मशीन वगैरह, मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि पानी से रिलेटेड, सी वगैरह से रिलेटेड। जैसे सी में क्या होता है, हमें समुद्र से हमें क्या मिलता है, फ़िश मिलती है, तो फ़िश को यूज़ करना और फ़िश से प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे फ़िश ऑयल वगैरह होता है। और एक होता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट यानी जंगल का सामान यूज़ करके, जंगल में से हम लकड़ी वगैरह लेके उससे पेपर वगैरह बनाते हैं। तो ये 4 तरीके के हो गए हमारे पास, फॉरेस्ट बेस्ड, मेरीन बेस्ड, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। तो 4 तरीके में डिवाइडेड हैं और ये सब आते हैं रॉ मटेरियल के अंडर। अब देखो, साइज़ के बेसिस पे कैसे डिवाइडेड है। साइज़ होते हैं 2 तरीके का, एक स्मॉल स्केल, एक लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें कि कम पैसा लगे, कम टेक्नोलॉजी लगे और हम सामान बनाएं। जैसे जो लोग अपने हाथों से टोकरी वगैरह बनाते हैं, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें बड़े बड़े मशीन्स होती हैं, काफ़ी सारे पैसे लगते हैं, वो होती हैं हाई लार्ज स्केल मशीनरी। ठीक है, तो साइज़ के बेसिस पे 2 टाइप्स होते हैं, एक लार्ज स्केल, एक स्मॉल स्केल। अब एक होता है ओनरशिप। ओनरशिप में देखिए क्या होता है, ओनरशिप 3 तरह का होता है, एक पब्लिक, एक प्राइवेट और एक जॉइंट। अब देखो जॉइंट में क्या होता है, 3 तरीके का होता है, प्राइवेट, जॉइंट और कोऑपरेटिव। ठीक है, अब देखिए प्राइवेट में क्या होता है, ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि हम खुद की इंडस्ट्रीज खोल पाएँ। ठीक है, सॉरी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एक सिंगल इंसान खोले, जैसे आप कोई अपनी इंडस्ट्री खोलो तो वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो गई। सेकंड नंबर पे आती हैं पब्लिक इंडस्ट्री। पब्लिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो सरकार खोलती है अपने लोगों के लिए। ठीक है, तो 2 तरीके की हमने समझ आ गई। जॉइंट क्या होती हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती हैं सरकार की जो इंडिविजुअल के साथ, जैसे आपने कोई इंडस्ट्री खोली है लेकिन वो सरकार आपके साथ मिलके काम करना चाहती है, वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो होती हैं जॉइंट इंडस्ट्रीज़। और ये वाला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पूरे पैराग्राफ को टिक कर लो, ये वाला पूरा पैराग्राफ आप टिक कर लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके ये पैराग्राफ यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिसमें जो प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, वो रॉ मटेरियल नहीं, कच्चा सामान यूज़ करके कोई भी सामान बनाता है। जैसे आनंद मिल्क, अमूल का हमने नाम सुना होगा, या सुधा डेयरी होगा। ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री यानी कच्चा माल यूज़ करके ये अपना सामान जो है वो बनाती हैं। ठीक है, अब है किन किन चीज़ों की वजह से फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कोई इंडस्ट्री होगी, ऐसा तो नहीं है आपने घर के पास कोई इंडस्ट्री खोल ली, कोई अपनी फैक्ट्री खोल ली, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपके पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन नहीं है तो आप इंडस्ट्री नहीं खोल पाओगे। चलो माना वहाँ पे ज़मीन थी, लेकिन आपको जैसे अपना कोई सामान मंगाना है, सामान मंगाने के लिए आपको साधन नहीं आ रहा वहाँ पे, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे तो कच्चा रोड है, हमारे ट्रक वगैरह नहीं आ पाएंगे, तो आपका इंडस्ट्री वहाँ भी नहीं चलेगी। सपोज़ वहाँ पे चल गई लेकिन हर लोग नहीं रहते, एक ऐसा इलाका है जहाँ भूकंप आता है तो लोग नहीं रहते, आप वहाँ पे इंडस्ट्री खोल लो तो आपके पास लेबर नहीं होगी। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें ये सब देखना पड़ता है कि वहाँ पे ये सब चीज़ें हों ताकि हम अपनी इंडस्ट्री खोल पाएँ। जैसे कि यहाँ पे 7 चीज़ें गिवन है, यानी ट्रांसपोर्ट का मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हम सामान लेके कैसे आएंगे या पहुँचाएंगे कैसे। लैंड नहीं है तो इंडस्ट्री वैसे ही नहीं खुल पाएगी। पावर, अब देखो इंडस्ट्री खोल ली, सब कुछ है, लेकिन बिजली ही नहीं है तो हम इंडस्ट्री में काम कैसे करवाएंगे। रॉ मटेरियल नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। लेबर नहीं है तो काम कौन करेगा। कैपिटल यानी कि पैसा ही नहीं है तो आप इंडस्ट्री खोल ही नहीं सकते ना, अपना कोई फैक्ट्री वगैरह खोल नहीं सकते। और लास्ट है मार्केट। अगर हमारे पास मार्केट ही नहीं होगी तो हमने जो सामान बनाया है वो हम बेचेंगे कहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ये देख के चलना पड़ता है कि ये सब अवेलेबल है कि
कि नहीं, क्योंकि अगर ये सब अवेलेबल नहीं होंगी तो हम अपना कैसे फैक्ट्री को चलाएंगे, अपनी कैसे इंडस्ट्री चलाएंगे। और आप इसको पूरा सर्कल कर लो, पूरा बस आपको इतना पढ़ना है और मीनिंग तो आप खुद भी समझ सकते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें टॉपिक पता है, से आपको बोले कि किन किन चीज़ों की वजह से इंडस्ट्री नहीं चल पाती है, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, क्या फैक्टर्स हैं, तो अगर मैं आपको बोलती हूँ पावर, पावर ज़रूरी है कि नहीं, तो आप खुद भी अपने माइंड में समझ सकते हैं कि पावर क्यों ज़रूरी है। अगर पावर नहीं होगी तो क्या होगा, अगर लैंड नहीं होगी तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये सब सोचोगे और बाय साथ साथ आप ये सब पॉइंट्स जो है लिख सकते हो। अब देखो, इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम में तीन चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ, जब हम कोई खाना बनाते हैं, खाना बनाना है हमें, हमें उसके लिए तीन चीज़ें करनी है। खाना बनाना है तो हमारे पास सब्जी होनी चाहिए, चलो हमें सब्जी बनानी है, सपोज़ करो आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो उसके लिए हमें आलू चाहिए, मसाले चाहिए, पानी चाहिए। तो ये हो गया हमारा इनपुट, यानी कि क्या क्या हमें उसे डालना है, ठीक है, क्या क्या उस सब्जी को बनाने के लिए हमें चाहिए। अगर हमारे पास आलू नहीं है तो वो नहीं बन पाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, हमने आलू तो ले लिए, अब उसके बाद हमें उसको बनाना है, वो प्रोसेस होएगा, यानी कि अब वो बन रहा है, और बनने के बाद हमें एक आउटपुट मिलेगा। आउटपुट यानी कि हमें वो बन के तैयार हो जाएगी वो सब्ज़ी। ऐसे ही तीन तरीके होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ऐसे ही हमने कंप्यूटर्स में भी पढ़ा होगा ना, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो ऐसे ही इनपुट क्या होता है, इनपुट में हमें क्या क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, लेबर चाहिए जो लोग काम करेंगे, पैसे चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब प्रोसेस में क्या है, हमें मशीन्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लोग चाहिए। और उसके बाद क्या है, थर्ड चीज़ में क्या होगा, थर्ड चीज़ में हमें वो सामान बेचना है, और हमारे पास जो सामान मिल के आया उसको हम अपने लिए बना रहे हैं तो अपने लिए यूज़ करेंगे, बेचना है तो बेचेंगे। तो ये सब जो है, ये तीन प्रोसेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब देखिए, इंडस्ट्रियल रीजन यानी कि कौन सी जगह हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खुली हुई है। तो इंडस्ट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में खुली हुई हैं, कोई इंडस्ट्री कहाँ पाई जाती है, कोई कहाँ पाई जाती है। ज़्यादातर इंडस्ट्री नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यूरोप वगैरह में, हमें एशिया वगैरह में देखने को मिलती है। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हम लोग एशिया में रहते हैं, आप लोग जानते हैं। देखो, ये एक मैप है, वर्ल्ड मैप है, इसमें देखो ये जो ब्लैक से अंडरलाइन करा है इंडस्ट्रीज़ का रीजन है, जैसे कि हमें ये सब दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये भी है, ये है यहाँ पे, ये सारे जो हैं इंडस्ट्रीज़ रीजन है, ठीक है। अब इंडिया में कैसी, इंडिया में कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी आप अंडरलाइन कर लो, और ऊपर भी एक मैं भी बता दूंगी, जो रह गया, मिस हो गया। ये वाला पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये वाला पूरा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं। और एक ये वाला भी, इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रीज़ में कैसा कैसा प्रोसेस होता है। तो 3 प्रोसेस होते हैं इसमें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऊपर का मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इंडिया में देखते हैं कि मुंबई पुणे में इंडस्ट्री है, बैंगलोर तमिलनाडु में है, हुगली रिवर, रिवर के पास तो अब कोई भी रिवर होगी वहाँ पे कोई ना कोई फैक्ट्री ज़रूर होगी, क्योंकि ऐसा होता है कि पानी के पास का जो इलाका होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, वहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं। तो छोटा नागपुर, प्लेट्यू वगैरह, यहाँ पे बहुत सारी ये जगहें हैं जहाँ पे इंडिया में इंडस्ट्रीज़ खुली हुई है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ बटी हुई हैं, ठीक है, कैसे हैं। अब देखो, जो मेन इंडस्ट्री है वो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, जहाँ से आयरन वगैरह मिलता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी इंडस्ट्री है। आईटी इंडस्ट्री क्या होती है, जो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके, कंप्यूटर यूज़ करके जो भी चीज़ बने, वो इंडस्ट्री, मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड इंडस्ट्री। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, और हमें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। देखो, ये पूरा पैराग्राफ जो है आप टिक कर लेना, ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। जब आप रिवीजन पे जाएं तो ये पूरा चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो कंट्रीज़ हैं जैसे जहाँ पे आयरन और स्टील मिलता है वो है जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया, यहाँ पे मिलता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, साउथ के कोरिया, जापान, ताइवान में हमें देखने को मिलती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कहाँ पे मिलती है, सिलिकॉन वैली, बैंगलोर वगैरह में। हमने देखा है कि जो ज़्यादातर इंजीनियर्स वगैरह बन जाते हैं वो बैंगलोर जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्यों, वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। अब हम बात करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में। आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या होता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी 3 प्रोसेस होते हैं, एक इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यानी कि हमें सामान देना पड़ेगा, फिर वो बनेगा और हमें आउटपुट मिलेगा। तो अब इसमें सबसे पहले इनपुट क्या है, इनपुट है इसमें आयरन,
ठीक है। इसमें रॉ मटेरियल जैसे कि इसमें आयरन ओर है, कोल है, ये सब हमें इसमें चाहिए होगा। प्रोसेस को क्या होगा, आयरन को हम किसी चीज़ में बदलेंगे, जैसे आयरन को गेट वगैरह में बदल दिया, और प्रोसेस होगा और आउटपुट हमारे सामने गेट तैयार मिलेगा हमें। तो ये है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ कैसे। अब देखो स्टील के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप कट और मेड इनटू वायर्स, ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ही नीचे वाला भी पूरा पैराग्राफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो स्टील कैसा होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, और हम इसकी तारे भी बना लेते हैं, ठीक है। और बाकी ऐसी चीज़ें एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, इनसे भी, ये भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हार्ड होते हैं ये, और इसमें जंग नहीं लगती, ठीक है। अब देखो स्टील इज ऑफन कॉल्ड द ब्लैक बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब अगर आपसे पूछे कि कौन है मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन, तो हम बोलेंगे स्टील, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें बनाने में, जैसे कि शिप, ट्रेन, ट्रक्स बनाने में ये यूज़ होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ पे स्टील की बात करी गई है, ठीक है। बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड। अब देखो इसमें बात करेंगे कि पहले के टाइम पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट होती थी। तो पहले के टाइम पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री लोकेट होती थी जहाँ हमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल मिले, बिजली मिले, पानी मिले, ठीक है। फिर वहाँ पे कोल्स वगैरह भी मिलने लगे और ये सब होता गया। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो इंडिया में भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल भी मिल जाता है, चीप लेबर भी मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा है, मार्केट सिस्टम भी अच्छा है। अब देखो इंडिया में कहाँ कहाँ आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है, भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, यहाँ इन सब जगहों पे हमें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती है। अब देखो तो देखो यहाँ पे एक स्टोरी है जमशेदपुर की। जमशेदपुर ठीक है, पहले 1947 यानी कि आज़ादी से पहले की यहाँ पे बात हो रही है। तो सिर्फ एक ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी जो कि टिस्को की थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। वो प्राइवेट इंडस्ट्री थी, यानी कि किसी सिंगल इंसान ने वो खोल रखी थी, गवर्नमेंट की नहीं थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, गवर्नमेंट ने भी कई सारे आयरन और स्टील प्लांट्स को खोले, ठीक है। और ये जो टिस्को थी ये 1907 में स्टार्ट हुई थी। लेकिन उसके बाद कई सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़, आज़ादी के बाद गवर्नमेंट द्वारा खोले गए। तो जमशेदपुर की स्टोरी है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आती नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। ये बस हमें हिस्ट्री बता रहे हैं एक तरह से कि इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रोथ होती हैं। तो इसमें बस हमें इतना समझना है कि जैसे जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ती जाती हैं और उनका इनोवेशन होते रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं, ठीक है। बस ऐसे ही एक पिट्सबर्ग की स्टोरी है। पिट्सबर्ग में भी क्या है कि एक स्टील, जैसे कि एक स्टील इंडस्ट्री है, पिट्सबर्ग में एक स्टील इंडस्ट्रीज थी, ये एक अमेरिका में है, ठीक है। ये बस कुछ ही जगहों पे था, यानी बहुत दूर दूर इलाकों में फैला हुआ था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और तो स्टील इंडस्ट्री को भी ग्रो किया गया, स्टील इंडस्ट्री भी बढ़ती रही। अब देखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कपड़ा किससे बनाते हैं, यार्न से बनाते हैं। तो ये एक पुरानी आर्ट है, यानी कि ये पहले के टाइम से चलती आ रही है। तो अब हम किस किस चीज़ से क्लोथ, यानी कि कोई कपड़ा बना सकते हैं, कॉटन से, वुल से, सिल्क से, जूट से हम कोई भी एक क्लोथ बना सकते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वो किस वजह से डिवाइडेड होती है, रॉ मटेरियल कैसे यूज़ हो रहे हैं उस बेसिस पे वो डिवाइड होती है। जैसे कि फाइबर दो तरह के होते हैं, हम जानते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल होता है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, ठीक है, जैसे कि वुल, सिल्क, कॉटन, जूट, ये सब हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है, इसलिए नेचुरल फाइबर है। और मैन मेड फाइबर यानी कि जो हम लोग बनाते हैं वो है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन, ठीक है। तो सबसे पुरानी इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये वर्ल्ड में सबसे पुरानी इंडस्ट्री है। जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, यानी न्यू डेवलपमेंट नहीं आई थी इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि इंडस्ट्रीज़ ने ग्रोथ नहीं करी थी, ठीक है। तो कॉटन का जो कपड़ा था वो हाथ से बनाया जाता था और वो व्हील वगैरह यूज़ करके बनाया जाता था। फिर 18 सेंचुरी में हमारा डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई। ये कहाँ कहाँ पे हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी सबसे पहले, उसके बाद इंडिया, चाइना वगैरह में
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई। ठीक है। इंडिया में बहुत अच्छे से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बहुत सारी हैं, और यहाँ पे कॉटन से बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं। ब्रिटिश रूल से पहले, कि जब तक हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं था, तो हम लोग कॉटन टेक्स तो हम लोग जो कपड़े थे, जो क्लोथ्स थे, वो हाथ से बनाते थे। ठीक है। मुस्लिम्स ऑफ ढाका, सिटीजन ऑफ मछलीपट्टनम, कैलोइक्स ऑफ कैलकट एंड गोल्ड राउथ कॉटन ऑफ ब्रह्मपुर, सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। तो ये फेमस क्वालिटी है, मतलब यहाँ की फेमस क्वालिटी है, यहाँ पे फेमस डिज़ाइंस हैं, यहाँ से हमें मिलता है, ये जगहों के नाम हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए अंडरलाइन कर लेना यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। बट जो होता था, देखो मशीन से क्या होता है, हम काम तभी कर लेते हैं, तुरंत कर लेते हैं, जल्दी बन जाता है। लेकिन अगर हम हाथ से बनाते हैं तो वो महंगा भी बनता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लेबर गई है, ज़्यादा मेहनत लगी है, और वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे न्यू मार्केट में आता गया, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन होती गई, वैसे वैसे हमारे लिए बहुत ईजी हो गया कॉटन के क्लोथ्स बनाना। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज स्टैब्लिश इन मुंबई। मुंबई में 1854 में स्टैब्लिश हुई थी। अब देखो, द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, अ पोर्ट ऑफ इम्पोर्टिंग मशीनरी अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल लेबर रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री इन दिस रीजन। पूरा का पूरा ये जो पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो 1854 मुंबई में हुई। अब वो मुंबई में ही क्यों इस्टेब्लिश करी गई? क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का मौसम है, गर्म रहता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड नहीं पड़ती, और वो समुद्र के किनारे है, तो वहाँ का मॉइस्ट क्लाइमेट रहता है, नमी रहती है वहाँ के मौसम में, और समुद्र के किनारे है, तो यहाँ पे हम ट्रैवलिंग भी ईजी कर सकते हैं शिप वगैरह से। और साथ ही साथ क्या था, वहाँ की लेबर भी सस्ती थी। ठीक है। इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छे से मुंबई में उसने ग्रोथ किया। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लरिश इन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। अब ये महाराष्ट्र से गुजरात गई, क्योंकि वहाँ का भी क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है। ठीक है। पर अब क्या होता है, हम अभी नकली इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर लेते हैं, नकली बादल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, ये पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ज़रूरी नहीं है कि हमें कहीं पे मॉइस्ट क्लाइमेट ही मिलेगा तो ही बनेगी। आजकल क्या कहते हैं, मैन मेड भी इन्वायरमेंट क्रिएट करे जाते हैं। ठीक है। और ये अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं। और अभी कहाँ कहाँ बनती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कहाँ कहाँ है, कानपुर, चेन्नई, यहाँ इन सब जगहों पे इंडिया में है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 1 मार्कर आ सकता है कि आप 2 to 3 स्टेट्स बताओ, या फिर एरियाज़ बताओ जहाँ पे ये लोकेटेड है। ठीक है। अब अहमदाबाद की बात करते हैं। अहमदाबाद आप लोग सभी जानते होंगे, गुजरात में है, और ये साबरमती रिवर के किनारे है। तो यहाँ पे 1859 में पहली मिल को इस्टेब्लिश किया गया था, पहली मिल यहाँ पे खोली गई थी। फिर धीरे 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 जैसे जैसे ये बढ़ती गई, यहाँ पे काम शुरू हुआ। ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल हो गई थी इंडिया की। कौन? अहमदाबाद। मुंबई के बाद सबसे पहले मुंबई थी, फिर अहमदाबाद हो गई थी। ठीक है। अहमदाबाद को हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकेशन वगैरह सब इतनी अच्छी थी कि ये मिल जो थी यहाँ पे चल पाई। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन होगा? अहमदाबाद होगा। यहाँ का क्लाइमेट वगैरह बहुत अच्छा था। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल भी यहाँ पे हमें इजीली मिल जाता है। स्पिनिंग वीविंग भी यहाँ पे होती थी। यहाँ पे हमें लेबर भी मिल जाते थे, बहुत अच्छे स्किल्ड लेबर भी मिल जाते थे, ज़्यादा काम जानते हैं। कुछ सेमी स्किल्ड भी मिलते थे, मतलब जो बुरा तो नहीं, बट नॉर्मल नॉर्मल काम जानते हो। यहाँ पे रोड और रेलवे का सिस्टम भी बहुत अच्छा था, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ईजी हो पाई थी। अब देखो, ओसाका। ओसाका कहाँ पे है? ये जापान में है। इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान कहते हैं। किसको कहते हैं? ओसाका को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसने बहुत ग्रोथ भी करी है। कॉटन मिल्स हैं यहाँ पे लेबर भी बहुत स्किल्ड हैं, इजीली अवेलेबल भी हैं। यहाँ पे पोर्ट्स भी अवेलेबल है। पोर्ट्स यानी कि जो शिप वगैरह के पोर्ट्स हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। जो सामान वो बनाते हैं, उसको वो जब सेल करते हैं मार्केट में, तो वो भी इजी हो जाता है। और हमने ऊपर फैक्टर्स में भी पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हो, हमारे पास कोई साधन हो अपना सामान बेचने का, जो कि ओसाका में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर दिया। ठीक है। मिल इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर दिया। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं था। बट इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, ज़्यादा कुछ लर्निंग करने के लिए है। समझने का चैप्टर नहीं है, ये लर्निंग का है। और इसमें कई सारे फैक्ट्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।